एसोसिएट स्पॉन्सर policybazaar.com। खास खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद राहुल गांधी की टीम से एक और अहम विकेट गिरा। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पार्टी में करवाया शामिल। तीरथ सरकार की कैबिनेट बैठक जारी। बैठक में कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। मंत्रिमंडल के समक्ष रखी जाएगी उप समितियों की सिफारिशें। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री से भी कर सकते हैं मुलाकात। उत्तराखंड में अब तक की सबसे बड़ी ऑनलाइन ठगी। विदेशों में बैठे ठगों ने भारतीयों को लगाई 250 करोड़ रुपए की चपत। पुलिस ने गिरोह का किया पर्दाफाश, एक सदस्य गिरफ्तार। उत्तरकाशी में 39 घंटे बाद खुला गंगोत्री हाईवे। चट्टान टूटने से हाईवे पर आया था मलबा। उत्तराखंड में बीते दिन कोरोना के 546 नए मामले, 13 लोगों की मौत, 2717 लोगों को किया गया डिस्चार्ज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टीम से एक और बेहद अहम विकेट गिरा है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल करवाया है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले यह बड़ा सियासी उलटफेर है। जितिन प्रसाद को बीजेपी में शामिल कराने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यूपी की राजनीति में जितिन प्रसाद की भूमिका अहम होने वाली है। तो राहुल गांधी के काफी करीबी है जितिन प्रसाद। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, जहां पर बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पार्टी में कराया शामिल। बीजेपी में शामिल होते ही जितिन प्रसाद का बड़ा हमला। बड़ी जानकारी इस वक्त की, कांग्रेस आलाकमान पर जितिन प्रसाद का बड़ा हमला। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, देश में राष्ट्रीय स्तर की पार्टी केवल बीजेपी, ये बड़ा बयान सामने आया है। बाकी पार्टियां केवल व्यक्ति विशेष तक सीमित है। बड़ी जानकारी, कांग्रेस में जनता के हित की बात नहीं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी में शामिल होते ही जितिन प्रसाद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान पर जितिन प्रसाद का बड़ा हमला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, देश में राष्ट्रीय स्तर की पार्टी केवल बीजेपी है और बाकी पार्टियां केवल व्यक्ति विशेष तक सीमित है। तो जितिन प्रसाद का यह बड़ा हमला कांग्रेस पर, कांग्रेस में जनता के हित की बात नहीं। तो जितिन प्रसाद का बड़ा हमला, जितिन प्रसाद ने कांग्रेस पर निशाना साधा और ये बड़ा बयान दिया, जहां पर बीजेपी में शामिल होते ही जितिन प्रसाद का कांग्रेस पर बड़ा हमला और कांग्रेस आलाकमान पर जितिन प्रसाद का बड़ा हमला। बड़ी जानकारी, जितिन प्रसाद ने कहा देश में राष्ट्रीय स्तर की पार्टी केवल बीजेपी, बाकी पार्टियां केवल व्यक्ति विशेष तक सीमित है। तो कांग्रेस में जनता के हित की बात नहीं,
बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर बीजेपी में शामिल होते ही जितिन प्रसाद का बड़ा हमला। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टीम से एक और बेहद अहम विकेट गिरा है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल करवाया। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले यह बड़ा सियासी उलटफेर है। जितिन प्रसाद को बीजेपी में शामिल कराने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यूपी की राजनीति में जितिन प्रसाद की भूमिका अहम होने वाली है। वहीं जितिन प्रसाद ने कहा कि मैंने 7 से 8 साल में अनुभव किया कि असल मायने में कोई संस्थागत राजनीतिक दल है वो भारतीय जनता पार्टी है, बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए हैं। जितिन प्रसाद ने कहा कि जिस चुनौतियों और परिस्थितियों का देश इन दिनों सामना कर रहा है उससे निपटने के लिए अगर कोई उपयुक्त दल है तो वो है भाजपा, और कोई उपयुक्त नेता है जो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस में मैं अपने लोगों की सेवा नहीं कर पा रहा था, मुझे उम्मीद है कि बीजेपी के माध्यम से मैं लोगों की सेवा कर सकूंगा। आदरणीय पीयूष गोयल जी, बुके देके आपका ये जो दशक है, ये भी मैंने एक वक्तव्य सुना था प्रधानमंत्री जी का, कि निर्णायक होगा भारत के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। भारत विश्व पटल पे क्या भूमिका निभाएगा वो यहाँ सरकार तय करेगी और नेतृत्व तय करेगा। और प्रधानमंत्री जी रात दिन भारत की सेवा में निस्वार्थ लगे हुए हैं। हम देखते आए हैं, हमने चुनौतियों का सामना भी किया है, जनता ने हमें दरकिनार भी किया है, तो हम जानते हैं कि उनके प्रति देश की भावना क्या है प्रधानमंत्री जी के प्रति। और वो जो नए भारत का निर्माण कर रहे हैं उसमें मुझे भी एक सदस्यता जो आज मैंने ग्रहण की है भारतीय जनता पार्टी की, एक योगदान छोटा सा करने का भारत के प्रति, भारत की जनता की आने वाली पीढ़ियों के प्रति करने का अवसर मिलेगा। ये मैंने विचार करके इस निर्णय पे पहुंचा। कल्याणकारी योजनाएं तो प्रधानमंत्री जी ने की हैं जो गांव-गांव हम देखते हैं, चाहे विद्युतीकरण हो, शौचालय हो, गैस योजना हो, तमाम उन गरीबों का ध्यान रखा है और उन लोगों का ध्यान रखा है जो असली में जरूरतमंद है। सर्वप्रथम तो मैं आज के इस दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के कर्मयोगी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने आज इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में मुझे सदस्यता और सम्मान दिया है। और ये मेरे राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है, तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। मुझे ये महसूस होने लगा कि हम लोग राजनीति में हैं और राजनीति एक माध्यम है, दल भी माध्यम है। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और उस दल से में रहने में क्या औचित्य है। तो यही मेरे मन में, और चाहे वो देश हित हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो जिला हो, अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं हैं कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी वो माध्यम बनेगा, वो सशक्त संगठन, देशव्यापी इतना संगठन, इतना मजबूत नेतृत्व जो आज देश को जरूरत है। मैं इस
वक्त ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, मेरा काम बोलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी मेरे उन कांग्रेसजनों का जिनका मुझे आशीर्वाद मिला और साथियों का इतने वर्ष तक। मगर अब मैं समर्पित एक, गोयल जी आप सब जानते हैं, आपका धन्यवाद दूंगा। एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के मैं कार्य करूंगा और वही उद्देश्य सबका विकास और सबका साथ, जो उद्देश्य है एक भारत और श्रेष्ठ भारत का, वो लेके एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करूंगा। और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से, 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलके भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और जिस चुनौतियां और परिस्थितियों से हमारा देश और विदेश में भी, हमारी सीमाओं पे भी जो चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसके लिए अगर आज इस देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती के साथ खड़ा है देश हित में, तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ऐसे युवा नेता, जमीन से जुड़े हुए नेता, लोकप्रिय नेता और जिनकी प्राथमिकता समाज सेवा रही हो, जिनको देश के प्रति प्रेम हो, ऐसे एक बहुत ही कद्दावर नेता, जैसे अनिल जी ने कहा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिनका बहुत बड़ी भूमिका आगे मैं देख पा रहा हूं, ऐसे श्री जितेंद्र प्रसाद जी हम सबको आज हमारी पार्टी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ, श्री जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि इनके आगमन से पार्टी को भी बल मिलेगा और जितेंद्र प्रसाद जी को देश सेवा, समाज सेवा के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। देहरादून में तीरथ सरकार की कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, वन विभागों के प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। मंत्रिमंडल की उपसमितियों की सिफारिश को भी आगे रखा जाएगा और उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो देहरादून में तीरथ सरकार की कैबिनेट बैठक जारी है। इसके साथ ही बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। आपको बता दें, शिक्षा, राजस्व को लेकर भी चर्चा की जा सकती है और मंत्रिमंडल की उपसमितियों की सिफारिश को भी इस बैठक में रखा जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, वन विभाग समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, बड़ी और अहम जानकारी। और तीरथ कैबिनेट की बैठक है, जारी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, वन विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। मंत्रिमंडल की उपसमितियों की सिफारिश को रखा जाएगा। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और लगातार बैठक जो है जारी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, वन विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और प्रदेश में विकास के क्या कुछ कार्य चल रहे हैं और क्या कुछ काम होना है, इसको लेकर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। साथ ही मंत्रिमंडल की उपसमितियों की सिफारिश आगे रखी जाएगी। बैठक से कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, वन विभागों के प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और मंत्रिमंडल की उपसमितियों की जो सिफारिशें थीं उसको इस बैठक में आगे रखा जा सकता है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से कर सकते हैं मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह से भी
मुलाकात कर सकते हैं। पूर्व सीएम के दिल्ली दौरे से सियासी हलचल जो है वो तेज हो गई है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इसके साथ ही राष्ट्राध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली के दौरे का आज उनका दूसरा दिन है। ऐसे में उनका ये जो दौरा है उसने सियासी हलचल को ज़्यादा बढ़ा दी है। उत्तराखंड शासन ने फेरबदल किया है। 8 आईएएस और 2 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। आईएएस मनीषा पवार को मिला कृषि कल्याण का जिम्मा। आईएएस हरबंस सिंह बने सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा। बड़ी जानकारी, आईएएस मनीषा पवार को मिला कृषि कल्याण का जिम्मा और आईएएस हरबंस सिंह बने सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा। तो उत्तराखंड शासन ने फेरबदल किया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी। यहाँ पर उत्तराखंड शासन ने फेरबदल किया। 8 आईएएस और 2 पीसीएस अधिकारियों के तबादले भी किए गए। साइबर ठगी के मामलों में उत्तराखंड पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। दरअसल पावर बैंक नाम ऐप से ऑनलाइन ठगी किया जा रहा था। उत्तराखंड में यह अब तक का सबसे बड़ा 250 करोड़ की ऑनलाइन ठगी है। पवन कुमार पांडे नाम का युवक लोगों को 15 दिनों से पैसा दोगुना करने का लालच ऑनलाइन के माध्यम से देता था। उत्तराखंड पुलिस के एसटीएफ द्वारा इस गिरोह के एक सदस्य को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया गया। एडीजी अभिनव कुमार ने बताया कि पावर बैंक नाम के ऐप से 15 दिनों में इन्वेस्टर्स का पैसा दोगुना करने का लालच दिया करते थे। एसटीएफ ने जब जांच शुरू की तो इन्वेस्टर का पैसा कई देशों में भेजा गया, जिसकी अब बड़े स्तर पर जांच की जा रही है। मामला हमारे पास 3 कंप्लेंट्स आई है। 2 तो हमने साइबर पुलिस स्टेशन देहरादून अभी यहाँ दर्ज कराई है और एक टेहरी में दर्ज 3 एफआईआर इसमें दर्ज हुई है, जिसमें धारा 420 आईटी एक्ट और अनरेगुलेटेड डिपॉजिट ऑफ मनी के तहत भी जो है वो ये पहला ही मामला है ऐसा उत्तराखंड का, तो ये भी धाराएं हमने लगी हुई है। और इसमें जो है ये पवन कुमार पांडे, इसको अरेस्ट किया हुआ है और इसके अरेस्टिंग से जो है अभी जो बरामदगी हुई है आपको वो दिखा है, वो करीब 5 मोबाइल जो है 592 जो है वो सिम कार्ड है, 19 लैपटॉप है। तो इस प्रकार से ये जो बड़े लेवल पे जो है इस तरह से और जो सारी मोडस ऑपरेंडी है इसकी पेचीदगी जो है बहुत ज़्यादा स्तर पे है। तो उत्तरकाशी के सुनगढ़ के समीप चट्टाने टूटने के कारण बंद हुआ गंगोत्री हाईवे 39 घंटे बाद यातायात के लिए खोल दिया गया। गंगोत्री हाईवे को सुचारू करने के लिए वीआरओ की 10 मशीनें और 20 मजदूर पिछले 35 घंटे से जद्दोजहद में लगे हुए थे। बता दें कि बीती सोमवार सुबह करीब 5 बजे गंगोत्री हाईवे बंद हो गया था। सुनगढ़ के पास बड़ी बड़ी चट्टाने टूटने से भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा सहित गंगोत्री, हर्षिल और बटवाड़ी विकास खंड के करीब 11 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया था। इसी के मद्देनजर सोमवार देर रात मार्ग बंद होने के कारण फंसी गर्भवती को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया था। वहीं उत्तराखंड में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलने के साथ साथ शराब की दुकानें भी खुल गई है। शराब की दुकानें खुलने के साथ ही दुकानों पर खरीदारों की भीड़ जुटने लगी है, जिसमें पुलिस प्रशासन को व्यवस्था बनाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। प्रदेश में लगे कर्फ्यू के बाद आज राजधानी देहरादून के साथ ही प्रदेश में जो शराब की दुकानें हैं वो खोली गई हैं। सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक शराब की दुकानों को खोलने के दिशा निर्देश यहाँ दिए गए हैं। आप देख सकते हैं ये शराब का ठेका है राजधानी देहरादून के आरा घर का, जहाँ सुबह से ही जो लोग हैं वो शराब लेने के लिए पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ जो सोशल डिस्टेंस है उसका पालन होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जो बड़ी चीज़ ये है कि इससे पहले सरकार और प्रशासन ने निर्देश दिए थे कि सोशल डिस्टेंस के साथ शराब दी जाएंगी और उसी के तहत ये गोले यहाँ ज़रूर लगाए गए थे जो शराब विक्रेता हैं उनकी दुकानों के बाहर। लेकिन
कहीं ना कहीं बेहद कम संख्या में यहाँ नज़र आ रहा है कि जो लोग हैं सोशल डिस्टेंस अपना रहे हैं। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि शराब की दुकान खुलने के साथ ही राज्य सरकार को राजस्व ज़रूर मिलेगा, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि आज जिस तरीके से प्रदेश में शराब की दुकानें खुली हैं, उसके बाद सुबह से ही जो लोग हैं शराब लेने के लिए ठेकों के बाहर नज़र आ रहे हैं। देहरादून से सुभाष गौड़, इंडिया न्यूज़। सरकार की ओर से कोविड कर्फ्यू में ढील देते हुए सभी दुकानों को सुबह 8 से 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई। सरकार की इस राहत के बाद हरिद्वार के बाजारों में आज कई दिनों बाद खासी चहल पहल नजर आ रही है। हर की पेड़ी और उसके आसपास के बाजारों में लोग दुकानों पर खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि आंशिक राहत से व्यापारियों को कोई राहत नहीं मिलेगी। सरकार को रोजाना दुकान खोलने की अनुमति देनी चाहिए। हरिद्वार का पूरा व्यापार तीर्थयात्रियों पर निर्भर है। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में दिए गई छूट के बाद मसूरी में भी शराब की दुकानें खोल दी है। शराब की दुकानों में भीड़ न लगे, इसे लेकर मसूरी कोतवाली ने सभी शराब की दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ओवर रेटिंग में शराब न करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी दुकानदार ओवर रेटिंग में शराब देते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कोरोना कर्फ्यू में छूट मिलने के बाद शराब की दुकानें खुल गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का हालांकि इस दौरान पालन करना होगा। इसके साथ ही शराब की दुकानों में शराब अगर अधिक दामों में बेचा जाता है तो प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि प्रकरण मामले को लेकर समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भगत सिंह चौक पर क्रमिक अनशन शुरू किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार से किसानों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक वापस देने की मांग की। बता दें कि पूर्व जिलाधिकारी ने 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने मौखिक आदेश देते हुए किसानों को उनकी जमीनों का जल्द मालिकाना हक वापस करने की बात कही थी, लेकिन 1.5 वर्ष बीतने के बाद भी किसानों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक वापस नहीं मिला। बाजपुर में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास परियोजना के तहत 3 से 6 साल की आयु के बच्चों को मल्टीग्रेन बिस्किट वितरित करने के लिए आंगनबाड़ी वर्कर्स को दिए गए हैं, लेकिन बच्चों के लिए दिए जाने वाले बिस्किट बेहद खस्ताहाल हैं। यही कारण है कि बच्चों को वितरित करने के लिए आए पैकेट में बिस्किट चूरन में तब्दील हो चुके हैं। इसको लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को मामले से शिकायत की। वहीं जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि मल्टीग्रेन बिस्किट सरस केंद्र पर महिलाओं द्वारा तैयार किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया लोडिंग करते वक्त यदि कुछ पैकेट खराब हुए हैं तो उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। चलिए इसी के साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।